अब सीखते हैं राज्य व्यवस्था में उद्देशिका, जिसे प्रस्तावना भी कहते हैं, जिसे प्रियम्बल भी कहते हैं। आप किसी बुक को खोलेंगे तो जब बुक के जब खोलने के जब पहला पन्ना छोड़ के जब दूसरे पेज पे आएंगे तो देखेंगे उसके ऊपर प्रस्तावना लिखा होगा, इंग्लिश में लिखा होगा प्रीफेस या प्रीएम्बल या उद्देशिका लिखा होगा। तो आखिर में इसका मतलब क्या होगा? और 8 या 10 लाइन का लेखक लिखा होगा, नीचे लेखक का सिग्नेचर होंगे, सिग्नेचर रहता है लेखक का। यह प्रस्तावना, प्रीफेस या प्रियम्बल या उद्देशिका क्या होता है? यह उद्देशिका वो जो लेखक जिसने बुक लिखा है उनका विचार जानने के लिए, उसी से पता चल जाएगा कि यह बुक किस उद्देश्य से लेखक ने लिखा है। ठीक उसी तरह हमारे संविधान के उद्देशिका, प्रस्तावना या प्रियम्बल लिखा गया है, जो हम भारत के लोग से शुरुआत होता है। अब इसकी कहानी जानते हैं कि प्रस्तावना या उद्देशिका का स्रोत क्या है, कहां से आया है। तो सबसे पहले संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को हमारे जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। किस उद्देश्य से संविधान का गठन हो और संविधान किस उद्देश्य पर काम करे। तो पहला स्रोत हुआ 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव। दूसरा स्रोत है 22 जनवरी 1948 को संविधान सभा द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए, वे दूसरा स्रोत है। तीसरा स्रोत क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया के संविधान है। और चौथा स्रोत है अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना। तो ये 4 स्रोत जो है, यानी इन 4 स्रोतों से हमारा उद्देशिका तैयार हुआ है। अब बात करें कि हमारा मूल जो उद्देशिका था, उस उद्देशिका में गणराज्य एवं पंथ निरपेक्ष शब्द के अलावा अखंडता शब्द नहीं था। ध्यान देंगे, जो हमारा मूल संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका जो थी, उसमें पंथ निरपेक्ष समाजवादी शब्द नहीं था एवं इसके अलावा अखंडता शब्द नहीं था। इस शब्द को वर्ष 1976 में संविधान के 42वें संशोधन हुए। ध्यान देंगे, 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुए। यह संशोधन इतना बड़ा था कि इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इस संशोधन में उद्देशिका के पहले पारा में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, जबकि इसके 6वें पारे में अखंडता शब्द जोड़ा गया। पहले पारे में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष और 6ठे पारे में अखंडता शब्द जोड़ने के बाद हमारा प्रस्तावना इस प्रकार है। देखें, हम भारत के लोग यानी कहने का मतलब है हम भारत के लोग, यानी पूरी संविधान, पूरी सत्ता, पूरी ताकत की केंद्र बिंदु हमारी जनता ही है। जनता ही हमारा देश की संपूर्ण ताकत है। अब ध्यान देंगे प्रस्तावना की शुरुआत, हम भारत के लोग। भारत को आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ, ठीक है, ठीक है, आपको ठीक। हम भारत के लोग भारत को एक
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, वही समाजवादी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, यानी 3 तरह के न्याय का वर्णन किया गया है। समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता 5 तरह की है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, समानता 2 तरह की है, प्रतिष्ठा की समानता एवं अवसर की समानता। प्राप्त करने के लिए प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबों की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता, यही अखंडता, एकता में अखंडता जोड़ दिया गया है, अखंडता बनाए रखने हेतु एवं बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के, एक संकल्प लिया गया, दृढ़ संकल्पित होकर अपने संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को, उस दिन कौन सा संवत था ध्यान देंगे, 26 नवंबर 1949 को मिति शीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी, मिति शीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को हम इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, यानी अंगीकार करते हैं, अपना अंग मानते हैं, आत्म अर्पित करते हैं, मतलब दिल से उसको, आत्मा से उसको लगा लेते हैं और अधिनियमित करते हैं, यानी इसको कानून के तहत इसको लागू कर देते हैं, अधिनियमित करते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत, आत्मर्पित और अधिनियमित किया गया और लगभग 15 अनुच्छेद को उस दिन ही लागू कर दिया गया, बाकी अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। चूंकि हमारा संविधान उस दिन ही अंतिम वाचन हुआ और 26 नवंबर 1949 को ही संविधान का कुछ मात्र अंश लागू कर दिया गया, इसीलिए 26 नवंबर 1949 को, यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस या विधि दिवस या कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब उद्देशिका के बारे में कुछ विद्वानों की राय जान लेते हैं। कुछ विद्वानों ने उद्देशिका की महिमा का गुणगान किया है। इससे पता चलता है कि हमारी उद्देशिका का संविधान में कितना खास भूमिका है। जैसे कि एक विद्वान है अर्नेस्ट वारकर, इन्होंने बताया कि संविधान की मुख्य बिंदु जो है प्रस्तावना है। प्रस्तावना जो है संविधान की मुख्य बिंदु है और यह संविधान निर्माताओं का विचार जानने की कुंजी है। अर्नेस्ट वारकर ने बताया कि प्रस्तावना जो है संविधान की कुंजी है, जो हमारे संविधान निर्माताओं की विचार जानने का साधन है। पंडित ठाकुरदास बोलते हैं, एक महान विद्वान और पॉलिटिशियन थे, वो बताते हैं कि प्रस्तावना जो संविधान की आत्मा है,
ध्यान देंगे, ठाकुर दास बता रहे हैं कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है और अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार में है, अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो मौलिक अधिकार में है, इस मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। यानी भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको संविधान का आत्मा या हृदय कहा है, जबकि पंडित ठाकुर दास ने उद्देशिका को या प्रस्तावना को संविधान का आत्मा माना है। एक विद्वान आते हैं जिनका नाम के मुंशी है, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, जो ड्राफ्ट कमीशन के मेंबर भी थे और संविधान सभा समिति के सदस्य भी थे। इन्होंने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म पत्री कहा। इन्होंने प्रस्तावना को पॉलिटिकल हेरोस्कोप कहा, यानी राजनीतिक जन्म पत्री कहा। हम जानते हैं कि सुभाष कश्यप एक बहुत बड़े राज व्यवस्था के लेखक हैं और विद्वान हैं। उन्होंने भी इस प्रस्तावना के बारे में बताया कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। आगे उन्होंने यह भी कहा, प्रस्तावना संविधान की नींव है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। तो इस तरह देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने महिमा संविधान की प्रस्तावना की महिमा अपने तरह से गुणगान किया है, जो इसकी महत्व को दर्शाती है। अब बात करें प्रस्तावना और न्यायालय। हमारा प्रस्तावना न्यायालय से अछूता नहीं रहा। तो सबसे पहले मामला आता है वर्ष 1957 में। क्या मामला आया था? वर्ष 1957 में एक मामला था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज मदन गोपाल। यानी मदन गोपाल नामक व्यक्ति ने संघ के विरुद्ध एक वाद दायर सुप्रीम कोर्ट में किया था। उसी निर्णय में बताया गया है कि प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। ध्यान देंगे, उस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। यानी सरकार द्वारा या किसी नागरिक द्वारा प्रस्तावना की बातों का अवहेलना किया जाता है, प्रस्तावना में लिखी बातों को नहीं माना जाता है, तो उस स्थिति में कोई व्यक्ति न्यायालय में जाता है तो न्यायालय उनकी बात नहीं सुन सकती है। इस डिसीजन में बताया गया है। अब बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट मामला आया था वर्ष 1960 में, जिसको बेरुवाड़ी वर्सेज यूनियनवाद आया था। संघ राजवाद बनाम बेरुवाड़ी। तो बेरुवाड़ी एक जगह था जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ध्यान देंगे, बेरुवाड़ी एक जगह था जिसको पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्योंकि हमारे संविधान में अब वर्णन किया गया है कि कोई भी राज्य, कोई भी क्षेत्र को भारत अपने में ग्रहण कर सकता है, लेकिन कहीं भी यह नहीं वर्णन किया गया है कि कोई भी भारतीय भूभाग को किसी दूसरे देश को, किसी विदेशी भूभाग को दे दिया जाए। इसके लिए बाकायदे संविधान में 1960 में संशोधन हुआ और बेरुवाड़ी जो क्षेत्र था वो पूर्वी पाकिस्तान यानी जो वर्तमान में बांग्लादेश है उसको
दे दिया गया। इसी में कोर्ट का डिसीजन आया था, माननीय सुप्रीम न्यायालय का यह निर्णय आया था कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध लगता है, जहां संविधान समझ में नहीं आता है, तो हम प्रस्तावना से उस चीज को समझने में मदद ले सकते हैं, समझने में मदद ले सकते हैं। और यह प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। क्लियर कंसेप्ट है। 1960 में भारतीय संघ बनाम बेरुवाड़ीवाद में यह सुप्रीम कोर्ट निर्णय दिया था कि जहां संविधान में दिक्कत हो, संविधान समझ में नहीं आ रहा हो, वहां प्रस्तावना से मदद लिया जा सकता है। साथ ही प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। लेकिन 13 वर्ष बाद 1973 में एक बहुत बड़ा मामला आया जो पूरे भारत में उस समय काफी सुर्खियों में रहा, जिसका नाम था केशवानंद भारती बनाम केरल राजवाद। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। उसमें जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1960 के मामलों को पूर्णतः उलट दिया। उन्होंने बताया कि प्रस्तावना संविधान का मूल अंग है। जिस तरह संविधान का निर्माण हुआ है, ठीक उस तरह प्रस्तावना का भी निर्माण हुआ है। इसलिए इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का मूल अंग माना है। इसके साथ ही संविधान की मूल ढांचा का एक सिद्धांत दिया है, जिसे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचा शब्द जोड़ा। मूल ढांचा क्या होता है कि जिस पर हमारा प्रस्तावना टिका हुआ है। हमारा संसद या हमारी विधायिका संविधान के प्रस्तावना के मूल ढांचे में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती है, यानी इसमें इसको मजबूत करने के लिए संशोधन कर सकती है, लेकिन इसको कम नहीं कर सकती है। यानी उन्होंने अपने डिसीजन में बताया कि प्रस्तावना में हमारा संसद संशोधन कर सकता है, बशर्ते कि उसको और मजबूती प्रदान करे। पहले एक और निर्णय समझ लेते हैं। गोलकनाथ वाद एक आया था, गोलकनाथ वाद एक आया था, जिसमें उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्लाह थे, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, कार्यवाहक राष्ट्रपति। उन्होंने बताया कि उद्देशिका संविधान का आत्मा है। उस निर्णय में बताया कि उद्देशिका जो है संविधान की आत्मा है, जैसे पंडित ठाकुर दास बता रहे थे। अब बात करते हैं कि मूल ढांचा क्या है। तो जैसे कि संविधान में वर्णन किया गया कि हम भारत के लोग, तो भारत के लोग यह मूल ढांचा है। पूरी हमारे संविधान की ताकत, हमारी सत्ता के केंद्र बिंदु भारत के लोग ही हैं। तो हम भारत के लोग, ये मूल ढांचा है। इसके अलावा प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि हमारा देश किसी भी बाहरी ताकत, किसी बाहरी देश के सत्ता को मानने के लिए विवश नहीं है। वे स्वेच्छा से अपना डिसीजन ले सकता है। वह किसी भी देश से मैत्री कर सकता है, किसी भी देश से युद्ध कर सकता है, किसी भी देश से संधि कर सकता है। इसके लिए किसी दूसरे देश से राय लेना, किसी दूसरे देश के दबाव में वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या मतलब हुआ। अब चर्चा करते हैं समाजवादी। समाजवादी का मतलब होता है कि यह जो समाजवादी शब्द वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का
समाजवाद का आदर्श प्रेरणा है, उनका विचार लिया गया। इसका मतलब क्या होता कि हमारा जो आर्थिक संसाधन है, हमारा जो प्रोडक्शन है, इस उद्देश्य से किया जाए जिससे समाज के सभी वर्गों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। यानी समाजवाद का मतलब हमारे देश को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। स्पष्ट है। अब चर्चा करते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष, यानी ऐसा देश जिसका कोई अपना धर्म नहीं है, किसी भी खास धर्म को वह लागू नहीं करता है। यहाँ सब कोई स्वतंत्र है, अपने अपने हिसाब से अपना अपना धर्म मानने के लिए राज्य जो है सभी धर्म को मानने के लिए छूट देगी। जैसे पाकिस्तान में मुस्लिम देश है, वहाँ मुस्लिम देश की राजधर्म दर्जा प्राप्त है, लेकिन भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसके अलावा कुछ वर्ष पहले नेपाल हिंदू राष्ट्र था, लेकिन बाद में वह भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया। लोकतंत्रात्मक मतलब होता है कि जो भी सरकार चुनी जाएंगी वह वोट द्वारा, व्यस्ताधिकार द्वारा चुनी जाएंगी और वह शासन की कार्य संभालेगी जो 5 वर्षों की होगी। गणराज्य का मतलब होता है, गणतंत्रात्मक या गणराज्य का मतलब होता है हमारा संवैधानिक प्रमुख जो राष्ट्रपति होते हैं, यह वंशानुगत नहीं होंगे, यह 5 साल के लिए अप्रत्यक्ष तरीका से चुने जाएंगे। इसे ही गणतंत्र या गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। उसके बाद से राष्ट्र एकता, अखंडता आदि जो शब्द है, ये सब हमारे मूल ढांचा में आते हैं। तो हम जाना कि हम भारत के लोग समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य, लोकतंत्रात्मक, एकता, अखंडता, जितनी भी स्वतंत्रता है, जो 5 तरह की है, जितने भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय 3 तरह की है, और अवसर एवं प्रतिष्ठा में समानता 2 तरह की है। इन सबों में ये हमारे संविधान का मूल ढांचा है। इसके डेवलप करने के लिए संविधान संशोधन कर सकती है, इसको न्यून या इसमें से किसी चीज को घटा नहीं सकती है। अब सीखेंगे हमारे संविधान की क्या क्या विशेषता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी संविधान अपने आप में बहुत सारी विशेषताओं को समेटा हुआ है। बात करें तो हमारी संविधान विश्व का सबसे बड़ा और सबसे विशाल संविधान होने का गौरव प्राप्त है। इसकी पहली विशेषता है कि इसकी विशालता और इसका सबसे बड़ा होना। हमारे संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान होने का गौरव दिलाता है। अगर बात करें दूसरी तरफ, तो विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका की संविधान है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं। अगली विशेषता के बारे में बात करें तो यह सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जबकि बात करें तो सबसे पहले लिखित संविधान होने का गौरव जो है अमेरिका के संविधान को प्राप्त है, जबकि ब्रिटेन का संविधान जो है परंपराओं, प्रथा एवं रीति रिवाजों पर आधारित है। कोई ब्रिटेन का लिखित संविधान नहीं है।
एक हमारे विद्वान है जिनका नाम है सर आइजर जेनिक्स। इन्होंने भारत के संविधान को सबसे बड़ा और सबसे विशाल संविधान कहा, जो इसकी अपनी अनूठा विशेषता को दिखाती है। अगली विशेषता की बात करें तो हमारे संविधान की विशेषता है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो है हमारे संविधान की एक अनूठी विशेषता है। यह जो नीति निर्देशक तत्व है जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और हमारे संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में इसके बारे में वर्णन किया गया है। आखिर में नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में क्यों लिया? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उनका बहुत उच्च और आदर्श कोटि का विचार था। वे भारत में एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना चाहते थे। वे चाहते थे कि बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय सिद्धांत पर हमारा शासन प्रणाली चले और यहाँ के नागरिकों को तमाम सुविधा मिले, किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। इसी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर लागू करने के लिए नीति निर्देशक तत्व लाया गया था, जो हमारे संविधान की अनूठी विशेषता है। इसकी विशेषता को देख करके एक विद्वान थे जिनका नाम ऑस्टिन थे, उन्होंने नीति निर्देशक तत्व को राज्य का आत्मा तक कह डाला। अब दूसरी तरफ बात करें, अगली विशेषता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वैसे अधिकार होते हैं जो एक आम नागरिक को दिया जाता है, जिससे वह नागरिक जो है अपना अधिकार का प्रयोग करते हुए अपना सर्वस्व विकास करे। क्योंकि एक व्यक्ति जब विकसित होगा तभी एक विकसित भारत या एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण होगा। यह जो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है और भारत के संविधान की धारा 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक में इसके बारे में वर्णन किया गया है और यह संविधान के भाग 3 में वर्णन किया गया है। तो मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार होती है जो उस देश के नागरिकों को संविधान द्वारा दिया जाता है। इस अधिकार पर राज्य या सरकार कोई कंट्रोल या नियंत्रण नहीं कर सकती है। अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटा सकता है और सुप्रीम कोर्ट यह देखेगी कि ऐसा कोई नियम या ऐसा कोई कानून तो नहीं बना है या लागू नहीं है जो इसके अधिकार को छीन रही हो। अगर ऐसा होगा तो वह कानून, वह नियम को वहीं अवैध घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन इसका अपवाद है, विशेष परिस्थिति में या आपातकाल में कुछ अधिकार को देते हुए, कुछ अधिकार को छोड़ते हुए राज्य जो है आपातकाल या विशेष परिस्थिति में मौलिक अधिकार को कंट्रोल कर सकती है, उस पर पाबंदी लगा सकती है कुछ विशेष समय में, कुछ विशेष परिस्थिति में। तो अगली विशेषता की बात करें, मूल कर्तव्य हमारे संविधान की अगली विशेषता है। यह मूल कर्तव्य जो है
हमने रूस के संविधान से लिया है। जैसे कि हम जानते हैं कि कहा जाता है अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर अधिकार है तो वहां कर्तव्य होंगे और कर्तव्य जहां है वहां अधिकार होंगे। इसी को मूर्त रूप देने के लिए, इसी को लागू करने के लिए वर्ष 1976 में मौलिक कर्तव्य को लागू किया गया। हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह एक कमेटी बनी हुई थी। उसने अपने कमेटी में यह बताया कि मौलिक अधिकार अगर किसी देश के संविधान में है तो वहां मौलिक कर्तव्य भी होना जरूरी है, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से अन्योन्याश्रय संबंध हैं। इसी उद्देश्य को पूरा करने हेतु सरदार स्वर्ण सिंह की समिति को लागू करने हेतु वर्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ और मौलिक कर्तव्य को संविधान के अनुच्छेद 51 क में और भाग 4 के क जोड़ करके और अनुच्छेद 51 में 51 क जोड़ करके मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। जानकारी के लिए बता दें कि हमारे संविधान में उस समय जब 1976 में जब मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2002 में, ध्यान देंगे, 86वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। इस तरह कुल 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में है। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या था, ध्यान देंगे, जो वर्ष 2002 में जोड़ा गया वह था कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा की जवाबदेही उनके माता पिता और उनके अभिभावक को है। हर हाल में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना ही देना है। यह मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। इस तरह कुल मिलाकर के हमारे संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब अगली विशेषता की बात करें तो हमारे संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की चर्चा किया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, न्यायपालिका स्वतंत्र है। यानी हमारी सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्लियर है ना? व्यवस्थापिका का काम है कानून को बनाना। व्यवस्थापिका जो है सदन के माध्यम से विधानसभा या राज्यसभा या लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा या विधान परिषद के माध्यम से विधायिका जो है कानून बनाती है। कार्यपालिका क्या करती है? उस कानून को लागू करती है, उस कानून को संचालित करती है। और न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका देखती है कि ऐसा कोई कानून नहीं बन गया हो जो हमारे संविधान को अतिक्रमण कर रहा हो, मौलिक अधिकार को हनन कर रहा हो। या न्यायपालिका का काम है न्याय प्रणाली को देखना। अगर कोई व्यक्ति या कोई सरकार या कोई संगठन गैर कानूनी काम करता है तो इस स्थिति में न्यायपालिका न्याय देने की काम करती है। न्यायपालिका जो है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से बिल्कुल स्वतंत्र होती है। वह तटस्थ रह करके अपना न्याय प्रणाली को देखती है। न्यायपालिका के काम में न ही विधायिका और न ही कार्यपालिका इंटरफेयर
नहीं कर सकती है। इसीलिए कहा गया है कि हमारे संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका है। स्पष्ट है? आगे चर्चा करते हैं। आगे इस संविधान की विशेषता है संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता। ध्यान देंगे, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे संविधान में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है और संविधान जो संसद जो है वह कानून बनाने की काम करती है। और वह किसी भी बाहरी दबाव मानने के लिए बाध्य नहीं है। संप्रभुता का मतलब होता है बाहरी दबाव मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन इसमें अपवाद है। अगर संसद या विधायिका कोई ऐसा कानून बनाती है जिसे संविधान में निहित प्रावधान का अवहेलना होती है या मौलिक अधिकार का हनन होती है, इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय का यह अधिकार है कि वह उस कानून को रद्द कर देती है या जो भाग संविधान के प्रतिकूल है, मौलिक अधिकार के प्रतिकूल है, उस अंश को हटाने के लिए निर्देश दे सकती है। यह संसदीय संप्रभुता पर आंच आना नहीं कहा जा सकता है। दूसरी तरफ न्यायिक सर्वोच्चता का मतलब ये नहीं है कि वह सर्वे सर्वा है। हमारा संसद जो है विधान बना करके, कानून बना करके न्यायिक कार्यों को न्यायिक प्रणाली पर नियंत्रण कर सकती है। तो इस तरह देखते हैं कि संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में एक खूबसूरत मिश्रण देखने को मिलता है जो हमारे संविधान की एक अनुपम विशेषता है। दूसरी ओर बात करें विशेषता की तो वयस्क मताधिकार। तो हमारे संविधान में वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। कोई भी 18 साल के व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अपने मनपसंद व्यक्ति को वोट दे सकता है, उनको चुन सकता है। पहले वोट देने की उम्र जो थी 21 साल थी, बाद में उसको संविधान संशोधन करके उसको 18 साल कर दिया गया है। यह हमारे संविधान की बहुत खूबसूरत विशेषता है। अगला विशेषता की बात करें तो विधि का शासन। विधि का शासन यानी इसका मतलब हुआ कि भारतीय संविधान के तहत सभी नागरिक, सभी व्यक्ति कानून के नजर में, कानून के समक्ष एकदम बिल्कुल बराबर है। किसी व्यक्ति को सजा देने में या कानून के समक्ष भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसको वही दंड मिलेगी जो दूसरे व्यक्ति अपराध करता है। इसे ही विधि का शासन कहा जाता है। यह हमारे संविधान की एक अनूठी विशेषता है। अगली विशेषता की बात करें तो आपातकाल हमारे देश की महत्वपूर्ण विशेषता है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में 3 तरह के आपातकाल संविधान में वर्णन किया गया है। पहला आपातकाल है युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के समय देश में आपातकाल लागू किया जा सकता है। यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 में वर्णन किया गया है। दूसरा आता है अगर कोई राज्य संविधान के अनुसार काम नहीं करता है, अगर उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाते हैं तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है।
इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 356 में वर्णन किया गया है। और तीसरी आपात है वित्तीय आपात। अगर देश में वित्तीय अस्थिरता या वित्तीय साख की समस्या हो गई हो, उस स्थिति में देश में वित्तीय आपात लागू किया जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि वित्तीय आपात भारत में अब तक कभी भी लागू नहीं किया गया है। अगली विशेषता की बात करें तो हमारा संविधान नमनीयता और अनमनीयता का अनोखा मिश्रण है। नमनीयता क्या होता है और अनमनीयता क्या होता है? नमनीयता का मतलब होता है हमारा संविधान संशोधन जो है एक सिंपली वे में किया जा सकता है। सिंपल तरीका से संविधान में जो संशोधन हो जाती है, यानी उपस्थित जो सदस्य रहेंगे 2/3 बहुमत देंगे और फिर अगले सदन में जाएगा, वहां भी उपस्थित जो सदस्य है बहुमत से राष्ट्रपति को भेज देंगे या राज्यपाल को भेज देंगे, राज्यपाल सिग्नेचर कर देगा इस सिंपली वे में। और एक दूसरी तरीका है कि उपस्थित हर हाल में 2/3 सदस्यों का प्रस्ताव से उस विधेयक को पारित होना ही चाहिए और फिर दूसरे सदन में भी उतना ही प्रक्रिया अपनाई जाना चाहिए। इसके अलावा राज्य में भी भेजा जाएगा, जो आधे से अधिक राज्य द्वारा उस विधेयक को पारित होना चाहिए। यह एक कठिन प्रक्रिया है। तो एक तरफ आसान प्रक्रिया है और एक तरफ कठिन प्रक्रिया है। तो देखते हैं नमन और अनमनीयता का ही अनोखा मिश्रण जो है हमारे संविधान का एक अनुपम विशेषता है। दूसरी तरफ बात करें विशेषता में कि एकल नागरिकता, हम बात करें तो इंग्लैंड में एकल नागरिकता है और नागरिकता जो है हम लोग इंग्लैंड से ही लिए हैं, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। वहां राज्य के लिए अलग और केंद्र के लिए अलग नागरिकता है। तो हमारे देश में एकल नागरिकता हमारे संविधान का एक अनूठी विशेषता है। यहाँ राज्य और केंद्र के लिए एक ही नागरिकता है। दूसरी तरफ बात करें तो ग्राम पंचायतों का गठन हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ग्राम पंचायतों का गठन, हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि हमारी शासन प्रणाली में आम जनता की भागीदारी हो, एकदम नीचे तबका के जो लोग हैं उनकी भागीदारी हो, जो ग्रामीण क्षेत्र में बसते हो उनकी शासन प्रशासन में भागीदारी हो। इसी उद्देश्य के पूर्ति के लिए हमारे नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में यह वर्णन किया गया है कि ग्राम पंचायत का गठन होनी चाहिए ताकि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा और शासन प्रणाली में आम व्यक्ति की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। इसी को पूरा करने के लिए, इसी को मूर्त रूप देने के लिए वर्ष 1959 में लोकतंत्रात्मक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था की गई है और उसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की स्थापना किया गया। जैसे कि आप गांव में देखते हैं, गांव में होता है ग्राम पंचायत जिसका प्रधान मुखिया होता है और सचिव ग्राम सेवक होते हैं। वैसे ही ब्लॉक स्तर पर होते हैं पंचायत समिति, वैसे ही जिला स्तर में होते हैं जिला परिषद समिति। क्लियर है? तो देख कितनी खूबसूरत है कि गांव में भी लोगों की राजनीतिक भूमिका दिया जा रहा है, प्रखंड स्तर पर भी दिया जाता है और जिला स्तर पर भी दिया जा रहा है। तो ये हमारी संविधान निर्माताओं की एकदम खूबसूरत एवं आदर्श विचार को दर्शाता है। इसी को कानूनी रूप देने के लिए वर्ष 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ। वर्ष 1992 में 73वां संविधान में क्या था? पंचायती राज व्यवस्था को कानूनी दर्जा दिया गया
और 74वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, उसमें शहरी क्षेत्र के लिए स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था करते हुए संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इस तरह अन्य कई भी विशेषता है जो हमारे संविधान को ऊंचे दर्जे को बनाने में काफी भूमिका निभाती है। उम्मीद है कि हमारी ज्ञान की बातें आपको अच्छी लगी हो। जय हिंद, जय भारत।